हमारे जो बाबा जसवंत का नाम, यह कविता सुनकर उत्तेजित। नमस्कार, कहानी विद जगत किशोर बड़थाल में आप सभी का स्वागत है। और मैं आज आपको ऐसी शख्सियत से मिलवा रहा हूं, शख्सियत भी ऐसी कि जिसने बचपन से खेला नहीं, कविताओं को सुना। उसे बहुत अच्छी लगती थी जब कोई कविता की किताब उसके सामने आती थी। उसे बहुत अच्छा लगता था जब कोई कविता सुनाता था। उसे बहुत अच्छा लगता था जब कहीं पर कविताओं की बात होती थी। एक ऐसी लड़की जो कभी जब अपने मायके में रही तो कभी गुनगुनाई नहीं, लेकिन हाँ, अपनी ससुराल जब आई और पति का साथ मिला, उसने कविताएं लिखी भी। उन कविताओं को मधुर स्वर भी दिए। घर में अपने घर का काम भी किया, घर से बाहर भी निकली, अपने नगर से लेकर, अपने जनपद से लेकर, अपने राज्य से लेकर, और आज वो विख्यात है एक राष्ट्रीय कवयित्री के रूप में। देश का कोई ऐसा कोना नहीं जहां उसने देश के बड़े बड़े कवियों के साथ मंच साझा न किया हो। मुझे पता आप समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। दो लाइनें मैं भी गुनगुनाता हूं और शायद आप समझ जाएंगे कि वो कवयित्री कौन है और मैं आज आपको किससे मिलवाने वाला हूं। आपने जरूर सुना होगा, पहाड़ों की परिभाषा उदाहरण दे रही हूं मैं, चले आओ पहाड़ों में निमंत्रण दे रही हूं मैं, चले आओ पहाड़ों में निमंत्रण दे रही हूं मैं। आइए मिलते हैं उस कवयित्री से और आप भी तो सुनिए मधुर आवाज। और ये रही हमारी आज की कवयित्री। आपका बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है कहानी विद जगत किशोर बड़थवाल के साथ। आप ये मत सोचिए कि केवल जगत किशोर बड़थवाल ही आपसे मिलने आया, मेरे साथ मेरे हजारों दर्शक भी आज आपसे मिलने आए हैं। आपका अभिनंदन है, स्वागत है कहानी विद जगत किशोर बड़थवाल के इस एपिसोड में। और आज हम आपसे सुनने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन से बेहतरीन कविताएं। और मैं आपके बारे में, क्योंकि मैंने अभी तक नाम नहीं बताया है, मैं चाहता हूं इतनी देर मेरे दर्शकों ने सोच लिया होगा कि हम किसको मिलवाने वाले हैं और आपका नाम है क्या। आप हैं डॉक्टर रितु सिंह। डॉक्टर, इसका मतलब आप डॉक्टर भी हैं और वो डॉक्टर हैं जो इलाज करती हैं। आपकी कुछ कविताओं में इलाज की साफ झलक दिखती है, वो मैं अभी आपको सुनाऊंगा। आपने घर से निकलकर इस राज्य का ही नाम रोशन नहीं किया, बल्कि आपने देश के कोने कोने जैसे इंदौर, उज्जैन, ललितपुर, मेरठ, नोएडा, मवाना, लखीमपुर, हस्तिनापुर और अनगिनत शहरों में आपने कविता पाठ किया है और वहां के लोगों को इस उत्तराखंड के जो श्रृंगार है, इस उत्तराखंड के पर्वतों में जो बसता है, उस संस्कृति से आपने उनको रूबरू कराया है। आपने देश के उन कवियों के साथ जिन तक पहुंचना और जिनको सुनना भी हम सबका सपना होता है, जैसे हरिओम पंवार, सुदीप भोला, अनामिका अंबर, प्रताप फौजदार, नीरज नैथानी, श्रीकांत शर्मा जैसे कवियों के साथ आपने मंच साझा किया है। आप हमारे इस पौड़ी की शान ही नहीं, बल्कि हमारे पूरे उत्तराखंड की इन पहाड़ों की शान है। आपने इन पहाड़ों को जो स्वरूप दिया है और अपने शब्दों में जो इनका श्रृंगार किया है, वो अद्भुत है। आपका बहुत बहुत अभिनंदन, पुनः आपका स्वागत। पहाड़ों की परिभाषा, पहाड़ों की परिभाषा उदाहरण दे रही हूँ मैं, चले आओ पहाड़ों पर निमंत्रण दे रही हूँ मैं, चले आओ पहाड़ों पर निमंत्रण दे रही हूँ मैं। जी हाँ, ये वही पंक्तियां हैं जो अभी अभी जगत जी पढ़ रहे थे। और इनके चैनल के माध्यम से आप सभी को मैं बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ और जगत जी का भी हार्दिक धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे अपने चैनल पर आमंत्रित किया है। मेरे बारे में तो वैसे आप पहले बता ही चुके हैं सब कुछ, लेकिन फिर भी जब आप कह रहे हैं तो मेरी जो स्कूली शिक्षा है वो कोटद्वार से हुई है। मेरे पापा वहीं पर पोस्टेड थे और दादी दादा ने हमारा पालन किया। पापा कभी कहीं, मम्मी कभी कहीं, तो दादी दादा के साथ हम रहे हैं। तो उसकी छवि मेरे जीवन में अवश्य रही है कि दादी दादा के साथ जो हम रहे तो संस्कृति से जुड़े हुए रहे पहले से ही। और कविताओं से स्कूल में जो शिक्षक थे
वो बहुत ही अच्छे मिल गए थे। खासकर हमारे जो हिंदी के शिक्षक थे, कविताओं को इतने इंटरेस्टिंगली वो हमें पढ़ाते थे, तो कविताओं के प्रति मेरा जो आकर्षण था वो बढ़ता ही चला गया। हालाँकि उस समय इतनी सुविधाएँ नहीं थी कि हम लोग सोशल मीडिया से कुछ सीख सकें, बस किताबों से ही हम लोग जो कुछ सीखते थे और टीचर ही हमें जो कुछ सिखाते थे, बस वही हमारा ज्ञान का स्रोत था। तो उसी तरह से मैंने यही सब मेरा माहौल रहा। और उसके बाद जब मेरा सपना भी था कि मैं डॉक्टर बनूँ, तो उसके लिए मैं अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए हरिद्वार चली गई और वहाँ से मैंने अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई की है। उसके बाद सरकारी नौकरी लग गई और उसी में मैं व्यस्त हो गई। तो कविताओं को इतना समय नहीं दे पाई, लेकिन हाँ, मुझे शौक बहुत था, मेरा पैशन था कविताएँ। तो थोड़ा-थोड़ा समय मैंने हमेशा निकाला, निरंतरता, कंसिस्टेंसी रही। तो मेरा सपना था कि कविताओं को केवल ऐसे ही लिख देना नहीं, ऐसे ही भावों को व्यक्त करना नहीं, बल्कि मेरी इच्छा थी कि मैं इसे साध लूँ, यानी कि इसकी साधना करूँ। प्रॉपर इसके बहुत सारे नियम होते हैं, छंद कैसे लिखे जाते हैं, घनाक्षरी कैसे लिखे जाते हैं, ये सब मेरा सीखने का था, तो उसमें मैंने थोड़ी-सी मेहनत की। आप अपने आप को किस रस की कवियत्री मानती हैं? क्योंकि कुछ कविताएँ आपकी श्रृंगार पे हैं, कुछ आपकी वीर रस पे हैं और मुझे तो लगता है कुछ रस जो है दवाइयों में भी छलकता है। हुँ, हुँ। तो आप किस रस की कवियत्री मानती हैं अपने आप को? मैंने कभी अपनी कलम को किसी एक रस से बाँध के नहीं रखा और मुझे लगता है ये कलम के साथ भी जाती है कि एक रस में अगर हम उसे बाँध लें, क्योंकि एक कवि जो केवल अपनी ही भावनाओं को व्यक्त नहीं करता, वो समाज का आईना भी होता है, उसे समसामयिक विषयों पर भी लिखना होता है। मैंने अपनी कविताओं से हर पहलू को टच किया है। मैंने प्रेमी-प्रेमिका की बात की है, मैंने देश की बात की है, मैंने पति-पत्नी की लड़ाई की बात भी की है, यहाँ तक कि मैंने अपने मरीजों के लिए दवाइयाँ भी बताई हैं। तो हर पहलू को मैंने जीवन के हर पहलू को छूने की कोशिश की है, लेकिन मुख्यतः श्रृंगार और ओज मुझे लिखना बहुत पसंद है। तो श्रृंगार में मेरी ज़्यादातर कविताएँ श्रृंगार और ओज में ही हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर कुछ है क्या? जी, बिल्कुल। ऑपरेशन सिंदूर पर मैंने अभी-अभी फ़ेसबुक पर सुना दीजिए। 4 पंक्तियाँ डाली थी, तो लोगों ने कहा ख़ासा पसंद भी की हैं। तो आज यहाँ से आपके चैनल के माध्यम से ये 4 पंक्तियाँ समर्पित करती हूँ। सुनिएगा कि सब भूतों को कैद कर दिया ताबूतों में सेना ने, सब भूतों को कैद कर दिया ताबूतों में सेना ने, उल्टे पैरों को डाला सीधे जूतों में सेना ने। और मासूमों के सिर पर दागी एक-एक गोली के बदले छाती-छाती बम बाँटे हिंसा दूतों में सेना ने। बेहतरीन कविता के माध्यम से आपने ऑपरेशन सिंदूर से यहीं से इन पहाड़ों से ही सीधे-सीधे ललकारा भी है पाकिस्तान को और अपने जवानों को भी आपने बिल्कुल उनको भी सराहा है। आप गढ़वाली में भी लिखती हैं, कुछ गढ़वाली में सुनाइए ना। कि कुमरा साकर खोला आज गड़ान, फूलों का पैतूड़ आज पक्यान। कुमरा साकर खोला आज गड़ान, फूलों का पैतूड़ आज पक्यान। डाली का पानी माँ कब तै तू खेली, ओ बाबा ते खूण चूड़ा करयान, ओ बाबा ते खूण चूड़ा करयान। दूरंगी गौड़ी भी ब्याली भी आएगे, ठेकी माधर्यों च नौण लगे के, ठेकी माधर्यों च नौण लगे के। अर लहरू दूध सदने नी रांधू, पर्या माधर्यों च नौण लगे। बांसुरी गाल का ठोपरा सजीला, पश्मीना पंखी का रंग रंगीला। बोली हिला सकी प्यारू बुग्याल, आँखें चौथ रेंदी आँखों संभाल, आँखें चौथ रेंदी आँखों संभाल। बहुत ही बेहतरीन। आप घर भी संभालती हैं, नौकरी भी करती हैं और साथ ही साथ कविताएं लिखती भी हैं, उनको मधुर धुन भी देती हैं और उसके बाद उन्हें मंचों पर साझा भी करती हैं। इतने सब कुछ, इतने रंग कैसे आप एक साथ जोड़ पाती हैं? थोड़ा सा मुश्किल तो होता है, लेकिन बहुत मुश्किल नहीं होता है सब कुछ करना। अगर आप इच्छा से दिल से कुछ चीज़ कर रहे हैं और धीरज है, और मैं आज की युवा पीढ़ी को भी ये संदेश देना चाहती हूँ कि कोई भी काम करना हो तो धीरज, उसके साथ साथ निरंतरता, निरंतरता और अनुशासन, ये 3 चीज़ें अगर किसी के पास हैं तो कोई भी काम दुनिया में मुश्किल नहीं है। और मैं 4 पंक्तियों से इस बात को जस्टिफाई भी करना चाहती हूँ, क्योंकि हम भारत के लोग हैं, सहन शक्ति हमारे अंदर बहुत ज़्यादा होती है, लगन बहुत होती है। तो 4 पंक्तियाँ सुनिएगा। बिल्कुल।
कि खेतों को जब चिड़िया चुग ले तब कैसा पछताना, खेतों को जब चिड़िया चुग ले फिर कैसा पछताना, अपना तो ये फर्ज है तुमको कविता से समझाना, हाँ हाँ अपना तो ये फर्ज है तुमको कविता से समझाना, जब तक तपना ना सीखोगे सूरज हो नहीं सकते, जब तक तपना ना सीखोगे सूरज हो नहीं सकते, परम प्रतापी राम के वंशज धीरज खो नहीं सकते, हाँ हाँ परम प्रतापी राम के वंशज धीरज खो नहीं सकते, धीरज तो भारतवासी का भूषण बहुत पुराना, धीरज तो भारतवासी का भूषण बहुत पुराना, सत्य सनातन से दुनिया ने अनुशासन को जाना, हाँ हाँ अपना तो ये फर्ज है तुमको कविता से समझाना। बहुत ही बेहतरीन, अपना तो फर्ज है तुमको कविता से समझाना, बहुत ही बेहतरीन। आप जब पौड़ी से निकलकर और बड़े बड़े मंचों पे गई, बहुत बड़े बड़े राष्ट्रीय कवि आपके साथ जब मंच साझा कर रहे थे, क्या डर नहीं लगता था क्या? शुरू में बहुत डर लगता था। एक मंच का अपना एक फोबिया होता है जो कि जाते जाते जाता है, जब आप बहुत सारे मंचों पे करते हो, घर पे प्रैक्टिस करते हो। हाँ, सबसे ज्यादा घर पे कविताएं सुनाते हैं, मेरा तो यही सीन रहता है कि घर पे जो भी मुझे मिलता है उन्हीं को मैं कविताएं सुनाना शुरू कर देती हूँ, कितना भी बोर हो जाए पर मेरा काम होता है कि सुनाना, बस मुझे अपनी लय सुधारनी होती है। थोड़ा सा कठिन होता है कि एक कविता को अपने भाव, पहले जब हम कोई कविता लिखते हैं तो उस किरदार में हमें कुछ पल या कुछ घंटे या फिर कई कई बार ऐसे भी होता है कि कुछ महीने तक उस किरदार में जीना पड़ता है। उस किरदार के जो भाव होते हैं उन भावों को हमें समझना पड़ता है, उन्हें व्यक्त करना पड़ता है, उन भावों को फिर शब्द देने हैं, उन शब्दों को लय देनी है और लय को कंठ देना है, और फिर इन सभी चीज़ों के मिश्रण को प्रस्तुति कहते हैं, और फिर प्रस्तुति देनी है और उस प्रस्तुति के माध्यम से वो किरदार को हमें श्रोताओं तक पहुंचाना है, और पंक्तियों के माध्यम से यदि हम श्रोताओं तक पहुंच जाते हैं तो यही हमारी विजय होती है और यही हमारा सपना भी होता है, और कहें तो एक चस्का भी होता है, ये तो चस्का ही है। तो इस तरह से धीरे धीरे जब हम करते हैं तो मंचों पर हमारी पकड़ बनती जाती है। बिल्कुल डॉक्टर रितु सिंह, आप बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपने समझाया है कि कविता की रचना वैसे होती कैसे है। जब शब्द बनते हैं, शब्दों के बाद उसको कहाँ मंच तक पहुंचाते पहुंचाते कितना मेहनत होती है। कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा शब्द जब आपने बड़े बड़े कवियों के साथ मंच साझा किया और आपकी कविता सुनकर उन्होंने आपके लिए कुछ खास कहा हो? शुरू में मैं जो मेरे बहुत दिल के करीब है एक गज़ल, क्योंकि मैंने गज़लों से शुरू किया था। बहुत पहले जब हम शुरू में जाते थे तो एक मन का बहुत 2 मिनट के लिए हमें माइक मिलता था, क्योंकि तब बड़े-बड़े कवि होते थे, केवल 2 मिनट के लिए माइक मिलता था। 2 मिनट के लिए हम यहाँ से भाग के देहरादून जाते थे। उसमें वीर का बहुत साथ रहा है, वो हमेशा मुझे लेके जाते थे। 2 मिनट के लिए भी उन्होंने कभी मुझे मना नहीं किया। तो मुझे मेरे हस्बैंड, हाँ जी, हाँ जी। तो उन्होंने कभी मुझे मना नहीं किया। तो 2 मिनट के लिए बहुत सोचती भी थी मैं कि 2 मिनट के लिए जाना सही है, लेकिन वही बुनियाद थी। तो आजकल मैं देखती हूँ बच्चों में इतना धीरज है नहीं, इतनी मेहनत वो करते नहीं हैं। उनको सीधे बड़े कवियों के साथ मंच चाहिए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, शुरू में जाना पड़ता है। तो जो मेरी कविता थी उसकी 4 पंक्तियाँ सुनाती हूँ, जो बहुत वायरल हुई थी और जहाँ से मैंने अपनी उड़ान भरनी शुरू की थी, लोगों ने इतनी पसंद की थी वो। तो वो पंक्तियाँ थी, रोज आया करो, रोज आया करो, फिर तुम कहीं जाया न करो, रोज आया करो, संग अपने विरहा वेदना लाया न करो, रोज आया करो। और इसी गजल की 2 पंक्तियां जो बहुत हिट हुई थी वो सुनाती हूँ। 4 पल बैठ के कुछ बात तो कर लो हमसे, 4 पल बैठ के कुछ बात तो कर लो हमसे, हर घड़ी वक्त को यूं जोड़ घटाया न करो, रोज आया करो। बहुत बेहतरीन। और ये जो गजल जब आपने बड़े बड़े धुरंधरों के सामने गाई होगी तो उनके मुंह से क्या शब्द फूटे होंगे, कुछ है आपको याद?
मेरे गुरुजी हैं श्रीकांत शर्मा जी, जिनके संरक्षण में मैंने मंचों पे जाना शुरू किया, सीखा कि मंच की भी अपनी कलाएं होती हैं। वो कहते हैं मंच का अर्थ होता है मंचन करना, आपको श्रोताओं को बांधना होता है। कविताएं तो बहुत लोग लिखते हैं, लेकिन मंच पर श्रोताओं को बांध देना एक कला होती है, एक उसमें हमको धीरे धीरे पारंगत होना पड़ता है। तो मेरे गुरुदेव हैं श्रीकांत शर्मा जी, जो कि मेरे को मंचों पर लाए थे और उन्होंने ही मुझे ये छोटे छोटे गुर सिखाए। तो उन्हीं के संरक्षण में उनको मैंने जब ये गज़ल सुनाई, तो उन्होंने राष्ट्रीय कवि संगम नाम की एक बहुत बड़ी संस्था है, देश की सबसे बड़ी संस्था है, उसमें मेरी प्रस्तुति करवाई थी यही गज़ल सुनने के बाद। तो उनका मैं इस मन से यहाँ से भी हार्दिक धन्यवाद करना चाहती हूँ। और उन्होंने मुझे कहा था कि आप बहुत आगे जाएँगे और जो आपकी लिखने की जो शब्द जो आप छाँट कर अपनी कविता में लिखते हैं, वो उनको बहुत पसंद आया था। उन्होंने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया था। आप राष्ट्रीय कवियत्री बन चुकी हैं। अभी आप ना नौकरी को एंजॉय कर रही हैं या कविताओं को एंजॉय कर रही हैं? क्योंकि आप डॉक्टर भी हैं। मैं दोनों चीज़ों को बहुत एंजॉय करती हूँ। नौकरी भी मुझे बहुत मज़ेदार मिली है, जो मेरी मनपसंद थी, मैं जो बनना चाहती थी बचपन से, वही मैं बनी हूँ और इसके माध्यम से मैं सौभाग्यशाली भी हूँ कि लोगों की सेवा करने का अवसर मुझे मिला है। आपको अब तक पुरस्कार क्या-क्या मिले हैं? मुझे साहित्य के क्षेत्र में और चिकित्सा के क्षेत्र में भी पुरस्कार मिले हैं। साहित्य और चिकित्सा के क्षेत्र में मुझे ऋषिकुल भूषण सम्मान मिला है और केतकी साहित्य रत्न सम्मान मिला है। उसके अलावा मुझे कल्याणी सम्मान मिला है और कुछ और भी सम्मान हैं। आपने अपने प्रदेश के पहाड़ों पर बहुत कुछ लिखा है। यहाँ भी मैंने सुना है कि आपने जो यहाँ पर 12 वर्षों में नंदा राज जात यात्रा होती है, जो कुछ समय बाद फिर होने वाली है, उस पे भी आपने बहुत सुंदर गीत लिखा है। क्या हमारे दर्शकों को कुछ लाइनें सुनने को मिल सकती हैं? हाँ, बिल्कुल मैं सुनाती हूँ लाइनें। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि नंदा देवी राजात यात्रा एशिया की सबसे लंबी धार्मिक पैदल यात्रा है और गढ़वाली में बहुत सारे हमारे गीतकार हैं जिन्होंने इसको पिरोया भी है, शब्दों के माध्यम से, गीत के माध्यम से पहुँचाया भी है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि इतनी बड़ी सांस्कृतिक विरासत हमारे पास है, तो अगर हम इसे हिंदी में बनाएँ गीत, तो इसको हम उत्तराखंड से बाहर और देश-विदेशों तक इसकी जानकारी पहुँचा सकते हैं कि आखिर ये यात्रा होती कैसे है और क्यों होती है। तो मैं पंक्तियाँ समर्पित करती हूँ कि 12 बरस में आती, 12 बरस में आती नंदेश्वरी की डोली, 12 बरस में आती नंदेश्वरी की डोली, हर गांव से हो शामिल डोली के संग छतौली, 12 बरस में आती। शिव से विवाह करके यह लोक तूने छोड़ा, मायके से अपने लेकिन नाता कभी न तोड़ा। कट ही गए हैं 11 रह रह के थोड़ा थोड़ा, कटता नहीं है लेकिन 12 बरस निगोड़ा। कब झूम करके आए ढोलक के संग ढोली, 12 बरस में आती नंदेश्वरी की डोली, 12 बरस में आती। डॉक्टर रितु सिंह जी, आपको पता है पौड़ी और पौड़ी जनपद पलायन से बहुत ज्यादा जूझ रहा है। कुछ लिखा आपने पलायन पे? हाँ, मैंने पलायन पे बहुत कुछ लिखा है। अपने उत्तराखंड के लिए मैंने बहुत कुछ लिखा है और क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ, कैंप्स में जाती रहती हूँ, तो देखती हूँ कि किस कदर पलायन अपने चरम पर है। तो मैं वहाँ पे भी लोगों को बोलती रहती हूँ कि भाई पलायन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पौड़ी से बेहतर जगह वाक़ई में मैंने आज तक नहीं देखी। मैं पूरा देश घूमी हूँ, चाहे वो कविता लिखने के लिए हो, कविता पढ़ने के लिए हो, कविता गाने के लिए हो, कविता सोचने के लिए हो। मुझे तो सबसे अच्छा अपना पौड़ी ही लगता है, अपना उत्तराखंड लगता है। और मैं लोगों से भी अपील करना चाहूँगी कि कृपया आप पौड़ी छोड़ के बिल्कुल मत जाएँ, आप स्वर्ग छोड़ के जा रहे हैं समझ लो। तो पंक्तियाँ रखती हूँ मैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तुम्हारे लौटने से खेत ओढ़ेंगे चुनर धानी, तुम्हारे लौटने से खेत ओढ़ेंगे चुनर धानी, तड़पते स्रोत की आँखों में शायद फिर बहे पानी। तुम्ही को याद करते हैं, तुम्हारी बात करते हैं, बयां एक दूसरे से दिल के सब हालात करते हैं, बयां एक दूसरे से दिल के सब हालात करते हैं। मैं स्रोतों और खेतों का वही संवाद लाई हूँ,
मैं गीतों में संदेशा पर्वतों का बांध लाई हूँ, मैं गीतों में संदेशा पर्वतों का बांध लाई हूँ। और एक और बंद रखती हूँ इस गीत का। न मीठापन है काफल में, न खट्टापन करौंदे में, न मीठापन है काफल में, न खट्टापन करौंदे में, न अंबर में लगे मोनाल का मन्ना घरौंदे में, है मृग कस्तूरियों के बीच होती रोज ये बातें, प्रवासी लौट कर आओ अधूरी है मुलाकातें, प्रवासी लौट कर आओ अधूरी है मुलाकातें, पनीले नैन में बसती हुई फरियाद लाई हूँ, मैं गीतों में संदेशा पर्वतों का बांध लाई हूँ, मैं गीतों में संदेशा पर्वतों का बांध लाई हूँ। क्या बात है डॉक्टर रितु सिंह जी, आप पहाड़ की बेटी हैं और आपको पता है कि पहाड़ पूरा पूरा सैनिक बाहुल्य है। कुछ सैनिकों पे भी लिखा है? जी बिल्कुल, हमारे प्रदेश से बहुत सारे सैनिक अभी भी वहाँ पर तैनात हैं और हमारी हिस्ट्री भी रही है बहुत अच्छी। हमारे जो बाबा जसवंत का नाम पूरे विश्व में आप जानते हैं, जब इंडो चीन युद्ध हुआ था, उस समय हमारे उत्तराखंड के हमारे पौड़ी जिले के बाडियू ग्राम के बाबा जसवंत, जो कि अमर हो गए हैं, उन पर मैंने एक कविता लिखी है। तो वो कविता आज कुछ पंक्तियां यहाँ से सुनाती हूँ आप सभी को, दर्शकों को, कि एक कथा मैं सत्य सुनाती, नहीं कथा ये कोई दंत, एक कथा मैं सत्य सुनाती, नहीं कथा ये कोई दंत, देखो मरकर भी जिंदा है महावीर बाबा जसवंत, देखो मरकर भी जिंदा है महावीर बाबा जसवंत। और वो इस तरह से अभी भी जिंदा है कि अभी भी कहा जाता है कि अभी भी वो तैनात है सीमा पर और देश की रक्षा कर रहे हैं। तो पंक्तियां आती हूँ। चाय नाश्ता छुट्टी पद उन्नति पाते मरणों उपरांत, चाय नाश्ता छुट्टी पद उन्नति पाता मरणों उपरांत, रूह करे सरहद पर पहरा देश प्रेम जिसका सिद्धांत, राज्य ग्राम और जिला है क्रमशः उत्तराखंड बाडियू गढ़वाल, 41 में जन्मा था और 62 में वो बना मिसाल, गीत सुनाकर दबे हुए अंगारों को ऋतु करे ज्वलन, देखो मरकर भी जिंदा है महावीर बाबा जसवंत, देखो मरकर भी जिंदा है महावीर बाबा जसवंत। आप कवयित्री हैं, डॉक्टर हैं। अब मेरे दर्शकों से, क्योंकि मैंने आपका परिचय डॉक्टर के रूप में नहीं बल्कि कवयित्री के रूप में करवाया है, आपसे आखिरी सवाल है मेरा, अगर आप अपनी पसंद की चीज मेरे दर्शकों को सुनाना चाहेंगे तो क्या सुनाएंगे? मैं आपके दर्शकों तक एक जो नई पीढ़ी है, बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि कविता कैसे लिखी जाती, क्या होती है, तो मैं उनसे बोलती हूँ कि आप पहले ये जानें कि क्या आवश्यकता है, हम लोग कविता लिखें, मंचों पे जाके सुनाएं, इस बात की आवश्यकता क्या है और कविता होती क्या है। मैं पंक्तियों के माध्यम से समझाती हूँ, सुनिएगा। यह कविता सुनकर उत्तेजित, यह कविता सुनकर उत्तेजित, यदि रक्त नहीं हो पाया तो, यदि शब्द शब्द मन मस्तक पर ना राष्ट्रभक्ति बो पाया तो, इतिहास पे गर्वित हो करना, इतिहास पे गर्वित हो करना, वर्तमान रो पाया तो, नींदों का उबटन व्यक्तित्वों से गीत नहीं धो पाया तो, यदि रोम रोम ना सिहर उठे और वक्ष वक्ष ना ठन जाए, यदि भावों और विचारों में एक द्वंद्व युद्ध ना ठन जाए, सबकी खातिर ये सुप्त अवस्था एक आफत ना बन जाए, भारत माता का पूत पूत जागृतियों से ना संजाए, तो मैं समझूंगी राष्ट्र जागरण कविता का दायित्व नहीं, और बिन दायित्वों के कविता का तो कुछ भी अस्तित्व नहीं, छाकर मानेगी सोच सोच पर जैसे कोई बादल है, सांसों के संग ही रुक पाएगी कलम मेरी तो पागल है, कलम मेरी तो पागल है। ये थी हमारे साथ आज डॉक्टर रितु सिंह। इतनी बेहतरीन कविताओं से आज उन्होंने हम सबका मन मोह लिया। वाकई एक लड़की जब ठान लेती है और अपना जो उसके मन में सपने होते हैं, जब उन्हें पूरा करने का
का सोचती है ना, तो फिर कहते हैं वो फिर ये नहीं देखती उसे कहाँ तक जाना है, आसमान तक को भी, उसकी गति आसमान को भी छूने के लिए लालायित रहती है। एक लड़की पौड़ी से निकलकर आज राष्ट्रीय कवयित्री के रूप में स्थापित है। हम सबका सौभाग्य है, इस पौड़ी का सौभाग्य है, हमारे पास ऐसी भी एक कवयित्री है। इस भूमि में, जो पौड़ी की भूमि है, इसे यूं ही सांस्कृतिक नगरी नहीं कहा जाता। यहाँ संस्कृति बसती भी है, वो रचती भी है, और यहाँ से लोगों के दिलों पर राज भी करती है। यहाँ गीत लिखे ही नहीं जाते, उन्हें गाया भी जाता है। यहाँ कविताओं की रचना ही नहीं होती, उनको रचा भी जाता है, उनसे मन मोहा जाता है। आपको यह मुलाकात कैसी लगी, कृपया लाइक, कमेंट और शेयर के माध्यम से जरूर बताइए, और साथ ही साथ मेरा चैनल कहानी विद जगत किशोर को सब्सक्राइब करना न भूलेगा। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक आप सबको नमस्कार।